हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, आज हम करेंगे आरआईएमसी के करंट अफेयर्स जो हमारी वीकली कवरेज होता है उसका दिसंबर का मंथ, और ये है उसका पार्ट 1। ये वीक 1 में आपको कराऊंगा। क्लियर? आपको पता है कि भाई एक महीने में टोटल मैं कितने कितने वीक मतलब कितने पार्ट कवर करता हूँ? 4 पार्ट, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। और एक वीक में आई प्रोवाइड ओनली 25 क्वेश्चंस। तो पूरे एक महीने में कितने क्वेश्चंस? इंटू 4, दैट इज 100 क्वेश्चंस। और मुझे लगता है 100 क्वेश्चंस ऐसे करके अगर देखा जाए तो पूरे साल के करंट अफेयर को देखा जाए तो 1200 क्वेश्चन रहेंगे। आराम से आप याद कर सकते हैं, और उनमें से ही क्वेश्चन आ जाए तो इससे बेस्ट जो तरीका है, इससे बेस्ट जो सॉल्यूशन है, इससे बेस्ट जो कलेक्शन है क्वेश्चंस का, वो नहीं मिल सकता आपको। तो आपको क्या करना है भाई, इनको ध्यान से सारी करंट अफेयर्स को देखना है, क्योंकि आरआईएमसी की अगर मैं बात करूं, अराउंड 33% जो वेटेज है करंट अफेयर्स का है, 33% वेटेज है। तो ऐसे में भाई जरूरी है करंट अफेयर का तैयार भी होना, और करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी को अलग नहीं कर सकते आप, दोनों साथ होने चाहिए। तो 25 क्वेश्चंस आप मान के चलिए करंट अफेयर के बन जाते हैं आउट ऑफ 75। और 38 मार्क्स पे पास होना जरूरी है। 38 का कहूँ मैं, 39 ही बोलो उनको, 39 पे पास होना जरूरी है, लाने चाहिए, तभी आपके मार्क्स जुड़ेंगे। और 39 से आप मेरिट में भी नहीं बनेंगे, आपको चाहिए 50 के आसपास नंबर, तभी आपका अच्छा स्कोर बनेगा, तभी आप फाइनली सेलेक्ट हो पाएंगे। ये है आरआईएमसी, देश का सबसे बड़ा, मैं कहूँगा सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूशन। यहाँ से सिलेक्शन का मतलब है आप एक प्रकार से ऑफिसर बनना, आपका करियर पूरा सेट होना, ये है यहाँ का मकसद। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सारी करंट अफेयर आएगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपका जो जून में एग्जाम है वहां तक आपको सारी करंट अफेयर मिल जाएगी, और फिर आपको परेशान नहीं होना। लगातार तैयारी करना भाई। आप ये मत सोचना कि सारी करंट अफेयर की वीडियो जब एंट्रेंस आएगा तभी देखनी है, तो इसका मतलब आप गलत फहमी में हैं, अपने आप को धोखे में रख रहे हैं आप। आपको ऐसा नहीं करना, इस धोखे से अपने आप को बाहर करिए, और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप इनको करंट अफेयर्स को पढ़िए। ये ऑफिशियल नंबर यहाँ से डायल करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। 25 सीट्स, 25 सीट, 25 सीट, ये टारगेट बैच है आरआईएमसी का। एक्सटेंडेड वे में एडमिशन चले हुए हैं, देखो इनकी क्लासेस चल चुकी है, लेकिन अभी भी चाहते हैं कि नहीं सर हमें लेट क्लासेस की तरह ज्वाइन करना है, तो आप कर सकते हैं लेट। उसमें 1-2 सीट खाली होंगी तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये भाई आपका अचीवर बैच है आरएमएस सीईटी के लिए। यहाँ पे आरएमएस के लिए ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच है, लाइव बैच है। और ये रैंकर बैच है, ये भी आरआईएमसी के लिए लाइव बैच है। और ये निश्चय बैच है, ये आपका यूपी सैनिक स्कूल का क्या है, लाइव बैच है। यूपी सैनिक स्कूल का हॉस्टल बैच है, सॉरी। ठीक है, चलिए। तो ये दिसंबर 2022, और ये इसका पार्ट 1 है। 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रहेंगे बिल्कुल एकदम क्वेश्चन। चलिए, नेम द गवर्नर ऑफ गुजरात हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द सीएम भूपेंद्र पटेल रिकॉर्ड 7 टाइम। तो देखो अभी गुजरात में इलेक्शन हुए थे, और वहां पे क्या है, तो गुजरात के गवर्नर ने दूसरी बार भूपेंद्र पटेल वहां के सीएम बने, उनको शपथ दिलवाई। तो यहां से एक क्वेश्चन तो बच्चों यही बन जाता है कि चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो गवर्नर दिलवाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये बात हो रही है गुजरात के गवर्नर का नाम बताओ जिन्होंने उनको शपथ दिलवाई। तो राइट आंसर, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट गुजरात के गवर्नर प्रेजेंट में कौन है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। क्लियर? तो भाई इस तरह के क्वेश्चन। कलराज मिश्र कहाँ के? राजस्थान के। आरवी अर्लेकर कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और आनंदीबेन पटेल कहाँ? यूपी की। ध्यान रखना, गवर्नर को थोड़ा आप तभी रिवाइज करना जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो मैं भी करंट अफेयर में कम से कम गवर्नर बताऊंगा, क्योंकि देखो कई बार क्या चेंज हो जाते हैं गवर्नर। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होते, बहुत। चीफ मिनिस्टर तो मान के चलिए 5 साल तक रहने, लेकिन गवर्नर कई बार चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनको तभी याद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ को याद कर लें और कुछ को नहीं। जैसे आनंदीबेन पटेल, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर रहने वाली है लंबे समय तक। ठीक है, टोटल सीट कितनी है भाई आपका राजस्थान में? 182 आपकी विधानसभा सीट है, 182 विधानसभा सीट है टोटल। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है भाई, विधानसभा सीटें कितनी है? 182। साथ में गुजरात में एक है गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। और साथ में है गिरनार इंस्क्रिप्शन। देखो गिरनार इंस्क्रिप्शन है। क्लियर? तो ये भी गिर नेशनल पार्क के पास ही है, एक प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की जो इंस्क्रिप्शन, मतलब कुछ पत्थरों पे लिखा हुआ इस तरह से। तो गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहाँ पे है? आपका गिर नेशनल पार्क में है। और गुजरात का जो रण ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वो भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर बच्चों? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलें। हु हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ
HP मीन्स हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में गुजरात में इलेक्शन हुए तो नए चीफ मिनिस्टर बन गए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी। तो कौन बने? द राइट आंसर इज सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। क्लियर? टोटल सीट कितनी है विधानसभा की? 68 सीट्स थी। क्लियर? 68 सीट थी इसमें विधानसभा की। और ध्यान रखना इनमें डेप्यूटी सीएम भी बने हैं। डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं? मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री, ठीक है, क्लियर? मुकेश अग्निहोत्री, ठीक है बच्चों। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। ये है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। चलें आगे, चलिए। इज द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेशनल लेवल पार्टी। तो अभी एक पार्टी को नेशनल लेवल पार्टी की लिस्ट में और इंक्लूड कर लिया गया है। अब टोटल नेशनल लेवल की पार्टी हो गई 9। अभी भारत में 9 पार्टी ऐसी है जिनका लेवल कितना है? जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो उसमें कौन सी शामिल हुई है भाई? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, क्लियर? आम आदमी पार्टी बन गई है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। टोटल 9 हो गए, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवाद, BSP जो मायावती की है, क्लियर? और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है आपकी। और बच्चों भाई सवाल ये है, इससे जरूरी है नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए कितने, मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए भाई? वो पार्टी एटलीस्ट 4 स्टेट में होनी चाहिए। उसका जो 4 राज्यों में उसकी सीट्स होनी चाहिए, 4 राज्यों में कम से कम। जैसे अगर आम आदमी की बात करें, दिल्ली में हो गई, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, और इसका एक जगह और है, दिल्ली हो गई, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, एक जगह इसकी और प्रेजेंस है। तो ये 4 स्टेट्स में है इसकी प्रेजेंस, इसीलिए इसको नेशनल लेवल की पार्टी कहा गया। ठीक है बच्चों। अगर बात करें जो भाई नेशनल लेवल की पार्टी है, इसका मतलब इसको जो दर्जा है इसको कौन प्रोवाइड करता है कि कौन सी पार्टी ये इसकी जो इसको कौन ऑथोराइजेशन देता है? तो देता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के अभी CEC कौन है? राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। 25 जनवरी, ध्यान रखना ये कई बार आता क्वेश्चन, 1950 को बना चुनाव आयोग, और 25 जनवरी को बनाते हैं हम नेशनल वोटर्स डे। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को बना सुप्रीम कोर्ट, और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। अडॉप्ट तो हुआ 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, जब सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक है, चलिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? देखो ये क्वेश्चन मैं कुछ क्यों पूछ रहा हूं, एक्चुअली इस जो ये वाइल्ड लाइफ वन्य जीव को जो प्रोटेक्ट करने का जो कानून है, इसमें अभी कुछ सुधार किए गए, अमेंडमेंट किया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में है, क्वेश्चन न्यूज में था ये। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस साल में पास हुआ था? दैट इज 1972। अभी इसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं। एक सुधार में क्या था कि अगर कोई जानवरों को उनको तस्करी वगैरह करता है, जैसे टाइगर होते हैं, लायंस होते हैं, इनकी पोचिंग होती है, पोचिंग इनका शिकार होता है, हिरन का शिकार, और फिर इनकी जो स्किन है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसकी स्मगलिंग होती है। तो अगर कोई ऐसा करता पाया गया, पहले जुर्माना था 25,000, अब जुर्माना हो गया 5 लाख। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे सुधार किए गए, मैं तो एक सुधार बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे सुधार किए गए हैं। ऐसा हालांकि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट ये एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी क्या होता है इनमें। साथ में देखो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी भी होती है जो क्या करती है, इनके जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है उनको प्रोटेक्ट करती है। जो साइट्स, एक है साइट्स, एक साइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली क्या करता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनको प्रोटेक्ट करने में इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, और जेनेवा आपको पता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए। इंडिया हैज परचेज्ड फाइटर जेट राफेल। ठीक है, जो राफेल प्लेन है जो, ठीक है, राफेल विमान है, क्लियर, राफेल भी बोलते हैं, राफेल जो भी है, फ्रॉम विच कंट्री? तो भारत ने जो टोटल देखो 36 राफेल आपके विमान आने थे, फाइटर एयर जेट आने थे, और उसमें से अब 36 के 36 इंडिया में आ चुके हैं, 36वां भी आया है। तो ये किस कंट्री से परचेज किए हैं?
तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? फ्रांस। राइट आंसर क्या है? फ्रांस। क्लियर। और टोटल 58,000 करोड़ का सौदा किया था भारत सरकार ने, 58,000 करोड़ का। उसमें 36 के 36 विमान हम भारत सरकार में आ चुके हैं, इंडिया में आ चुके हैं। डसोल्ट एविएशन एक कंपनी है, एविएशन फ्रांस की कंपनी है, उसने ये विमान बनाए हैं, डसोल्ट एविएशन। साथ में मैं बता दूं, जो स्क्वाड्रन इन प्लेन को फ्लाई करेगा, मैंने इनको चलाएगा, उड़ाएगा, उसको बोलते हैं गोल्डन एरो। गोल्डन एरो, इनके स्क्वाड्रन को बोलते हैं गोल्डन एरो। और इनमें देखो, एक तो ये बात है भाई, न्यूक्लियर वेपन ये भी लग जाते हैं, इनमें फिट हो जाते हैं। और इनमें मिसाइल जो फिट होती है, दो तरह की मिसाइल से फिट है। एक तो है स्काल्प मिसाइल, और एक है आपका मिटियोर मिसाइल। स्काल्प मिसाइल क्या करेगी? आपका एयर टू ग्राउंड पे वार करेगी, एयर टू ग्राउंड। और ये क्या करेगी? आपकी एयर टू एयर। और इनकी खास बात ये होती है, हवा से हवा में ही ईंधन भर लेते हैं। क्योंकि देखो, जब ये फ्रांस से अभी आया, 36वां विमान जब फ्रांस से भारत आया, तो जो बीच में जब इसमें फ्यूल भरने की बारी आई, तो इसको ऐसा नहीं है कि नीचे जमीन पे आना पड़ेगा, नहीं, हवा से हवा में फ्यूल भर जाता है इसमें। ये इसकी स्पेशलिटी है। क्लियर। चलिए, गवर्नमेंट हैज पुट INA 370 आइलैंड ऑन द नेम ऑफ, ठीक है। तो जो देखो, अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है INA 370। उसका नाम अब सरकार ने किसके नाम पे रख दिया है? अब उस जो द्वीप है उसका नाम INA 370 कोई नहीं कहेगा, उसको कहेगा अब क्या? मेजर सोमनाथ शर्मा आइलैंड। क्लियर। मेजर सोमनाथ शर्मा आइलैंड। और अब मेजर सोमनाथ शर्मा से कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल याद आ रहा होगा बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, RIMC सैनिक स्कूल सबके लिए। तो ये फर्स्ट वॉरियर थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। तो फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र दैट वाज मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, चलो। व्हाट इज द अटैकिंग रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल? देखो, अग्नि 5 मिसाइल का अभी रिसेंटली भारत सरकार ने सफल इसका क्या है, परीक्षण किया है। एक्चुअली इसको बनाया है DRDO और BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत सरकार की कंपनी है, ठीक है, वेपन्स बनाती है। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया है किसको? अग्नि 5 मिसाइल को। तो इस अग्नि 5 मिसाइल की रेंज, मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। और बच्चों मैं बता दूं, अभी DRDO ने और BDL ने इसके बाहर जो इसका पेलोड था उसको कम किया, इसीलिए जैसे ही पेलोड को कम किया इसकी क्षमता बढ़ रही है। अभी भविष्य में इसके पेलोड को और भी कम करने की तैयारी चल रही है ताकि ये 7000 किलोमीटर तक मार कर सके। ठीक है, और 7000 किलोमीटर का मतलब ये है कि चाइना और रूस के सबके हिस्से आ जाएंगे, अमेरिका तक चला जाता है, फिर इसका रेंज चाइना पूरा कवर हो जाता है। ठीक है भाई। ये इसका जो टेस्ट ट्रायल हुआ वो कहाँ पे हुआ? ये हुआ अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड। और उसका पहले नाम क्या था? व्हीलर आइलैंड। ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के पास है। कौन? आपका व्हीलर आइलैंड। और इसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अब्दुल कलाम आइलैंड किस राज्य में है? ठीक है भाई बच्चों। साथ में आपको ये ध्यान रखना है, देखो अग्नि की कई अग्नि मिसाइल है ना, इनकी कई रेंज है, जैसे अग्नि 1, 2, 3। तो 1 की क्षमता आपको याद रखनी 700 किलोमीटर। 2 की बड़ा सिंपल है 2000 भाई। 2 की कितनी है? 2000। 3 की कितनी है? 3000। 4 की कितनी है? 4000। और 5 की 5000। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको घुमा लेगा, उसको लगेगा भाई 1 की 1000 होगी, तो इसलिए वो जनरली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसको याद रखना, 1 की 1000 नहीं है, 700 मीटर किलोमीटर है इसकी 1 की। ठीक बच्चों, ये सारी चीजें हो गई। चलो आगे चलते हैं। DRDO के कौन है भाई अध्यक्ष? कौन है DRDO के अध्यक्ष? आपका देखो S सोमनाथ तो किसके हैं? S सोमनाथ तो किसके हैं भाई? आपके इसरो के हैं। और DRDO कौन है? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चलो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना DRDO के कौन है। ठीक है, SV करके कुछ मुझे नाम नहीं याद रहा है, ठीक है, उसका बताना मुझे DRDO के कहाँ। और DRDO का हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, ये तो सबको पता है। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, 1958 में। रिसेंटली चाइनीज
पीपल लिबरेशन आर्मी, देखो चाइनीज की आर्मी का नाम है पीपल लिबरेशन आर्मी, ये याद रखना, कई बार आ जाती है पीएलए किस देश की आर्मी है, तो कहाँ की, चाइना की। ट्राई टू क्रॉस एलएसी इन तवांग सेक्टर, तो अभी रिसेंटली जो चाइना की पीएलए उसने एलएसी में को क्रॉस करने की कोशिश करी तवांग सेक्टर में। तो ये तवांग सेक्टर कहाँ की बात हो रही है, तो किस राज्य की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। और अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ना भाई राइजिंग स्टेट ऑफ इंडिया, क्लियर, स्टेट विद द राइजिंग सन, उगते सूरज का राज्य है ना, जैसे जापान उगते सूरज का देश है, तो भारत के क्या है, सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये एलएसी, देखो भारत चाइना के साथ दो बॉर्डर शेयर करता है, एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, मैकमाहोन लाइन, दोनों को याद रखना, क्लियर भाई, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड मैकमाहोन लाइन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर, और यहां पे ही डोनियो पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये भी याद रखना, डोनियो पोलो एयरपोर्ट, क्लियर। चले 2022 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 की मीटिंग हुई, वाज हेल्ड एज विच प्लेस, तो किस जगह पे हुई थी, द राइट आंसर इज मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। और बच्चों देखो 1987 में मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुई थी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो आपको याद रखना। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में, और इसका टारगेट क्या था, ये था आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करना, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना। साथ में ये इंपॉर्टेंट क्योटो, ये जापान में है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट चेंज, ठीक है, इससे है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, क्लियर। तो इसको याद रखना, ये है आपका जापान में क्योटो, और ये है आपका, दोनों सेम सेम से लगते हैं, ये कनाडा में है, क्लियर। चलें चलते हैं। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर 2 years, देखो भारत 2 साल, देखो यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर होते हैं भाई, टोटल तो होते हैं देखो 15, मतलब जो इसके सिक्योरिटी काउंसिल में 15, उसमें 5 परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। और ये दो जो नॉन परमानेंट होते हैं ना, हर 2 साल बाद बदल जाते हैं, हर 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो भारत भी इसका क्या बना था, नॉन परमानेंट मेंबर बना था 2 साल के लिए, कब से, 1 जनवरी 2021 से लेके आपका 31 दिसंबर 2023 तक भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना। अंडरस्टूड, यहां तक तो क्लियर होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जरूरी ये है आपको इसके परमानेंट मेंबर का पता होना चाहिए। इसके परमानेंट मेंबर को बोलते हैं P5। कौन कौन से हैं, नंबर 1 तो यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा फ्रांस, चौथा रशिया, और 5वां यूके। ये हैं इसके 5 परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्लियर। चलिए भाई, अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय विद्याज्ञान, तो आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे डायल कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बच्चे कहते सर आप एड्स बहुत देते हैं, चलो ठीक है भाई, एड्स नहीं देते, आप कर लो पढ़ाई। चलिए ये भी देखते हैं, आपको बस भला होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे दुनिया भर की मूवी आप लोग देख लेते हो, सारा समय मूवी में निकाल देते हो, दिन भर इधर से उधर आप पूरा समय बर्बाद करते हो, लेकिन एड्स में आपका 1 मिनट ना चला जाए, है कि नहीं है, वहां सारा समय आपको बचाना है। चलो मैं अब बचाओ, इससे भी समय बचाओ, देख तो क्या पढ़ो। चलो, मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022 एज पर फोर्ब्स, एक फोर्ब्स मैगजीन है, ठीक है, बिजनेस मैगजीन है, अमेरिका की है, ध्यान रखना है, फोर्ब्स एक बिजनेस मैगजीन है अमेरिका की। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल वुमेन 2022 में कौन रही है, तो कौन रही है, उर्सुला वॉन डे लियोन। कौन, ये वाली, ये, क्लियर। ये एक्चुअली जो फोर्ब्स है बच्चों, जो फोर्ब्स है ना, ये 6 सेक्टर से वुमेन को चूज करते हैं। जैसे फाइनेंस से किसी को ले लिया, फाइनेंस से, ठीक है, किसी को आपका टेक्नोलॉजी से ले लिया। तो 6 ऐसे सेक्टर है जहां से
ये अपने जो उसको सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? चलें। बेंजामिन नेतान्याहू बिकेम द पीएम 6 टाइम। तो बेंजामिन नेतान्याहू तो 6वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके। किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं आपका इजराइल की। और ध्यान रखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। इजराइल की जो पार्लियामेंट है ना, उसको बोलते हैं नेसेट। नाम लिख रहा हूं बहुत ध्यान से, नेसेट। देखो जैसे हमारी पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंट ही बोलते हैं, लेकिन जो इजराइल है ना, उनकी पार्लियामेंट को बोलते हैं नेसेट। जैसे ये बहुत आता है जापान की डाइट आता है ना ये। क्लियर? जापान की क्या है? डाइट। तो ऐसे ही इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नेसेट। तो बेंजामिन नेतान्याहू जो पीएम बने हैं, इनकी जो पार्लियामेंट है ना, उसमें 63 सीटें। जैसे भारत की में कितनी है? 552 है कि नहीं है? मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में कितनी है? 552 है कि नहीं है? ठीक है, 552 सीटें हैं, उसमें 543 पे इलेक्शन होते हैं, दो आपका नॉमिनेट होते हैं। तो ऐसे ही इनकी जो पार्लियामेंट है उसमें मात्र 63 सीट्स है। ठीक, चले आगे। पुष्प कुमार दहल बिकेम द पीएम ऑफ। तो पुष्प कुमार दहल आपका 60 गांठ से, एक प्रकार से गठजोड़ से, गठबंधन से, बड़ी मुश्किल से ही ये मान के चलो कि दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये कहाँ की बात कर रहा हूँ? इनको बोलते हैं प्रचंड, इनको प्रचंड भी बोलते हैं। ठीक है, इनका निक नेम क्या है? प्रचंड। तो ये कहाँ के बने हैं? तो बात कर रहा हूँ मैं उसी देश की जिसके साथ भारत सूर्य किरण एक्सरसाइज करता है। समझ आया कुछ? मुझे लगता है कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया सूर्य किरण क्या बात कह दी। ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं, संप्रीति एक्सरसाइज नहीं करते, संप्रीति नहीं करते उसके साथ, क्योंकि संप्रीति तो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है आपकी नेपाल की। क्लियर? और नेपाल में है आपको माउंट एवरेस्ट। नेपाल में है, तिब्बत बॉर्डर पे नेपाल और चाइना का जो ऑक्यूपाइड एरिया तिब्बत, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। बी इज द राइट आंसर। नेपाल की कैपिटल है आपकी क्या? यहाँ पे बच्चों, यहाँ नेपाल की कैपिटल क्या जरा बताना? काठमांडू। और काठमांडू में क्या है? सार्क का हेडक्वार्टर। ठीक, चलें। अनिल कुमार लाहौती इज द न्यू एमडी एंड सीईओ। तो अनिल कुमार लाहौती नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है आपकी रेलवे बोर्ड की। वीके सक्सेना थे इसके पहले, वीके सक्सेना एक थे, वीके त्रिपाठी थे, उनकी जगह बनी है ये। और बच्चों इंपॉर्टेंट ये है, रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव इज आवर रेलवे मिनिस्टर। और भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल चल रही है। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल चल रही है। रीजनल रैपिड रेल कहां से? दिल्ली से लेके मेरठ के बीच। दिल्ली से लेके मेरठ के बीच। और पहला बुलेट ट्रेन का जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो कहां से चलेगी भाई? अहमदाबाद टू दिल्ली। और सूरत में उसका क्या होगा? एक स्टेशन मिलेगा, बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन जाएगा सूरत में भी। और सूरत वही शहर है जो तापी नदी के किनारे है। और सूरत में भारत की पहली स्टील रोड बननी है, स्टील रोड। ठीक है ना, स्टील रोड। ये ओएनजीसी और बीपीसीएल भारत सरकार की महारत्न कंपनी है। ये क्वेश्चन अभी एक यूपी सैनिक स्कूल में आया था, इनमें से कौन सी एक सरकारी कंपनी है? तो देखो भाई, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, भारत सरकार की महारत्न कंपनी है। महारत्न मतलब हजारों करोड़ के इनके प्रॉफिट्स हैं, बड़ी कंपनी है ये, समझो। हाँ भाई, ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए बच्चों, ये ध्यान रखना। अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए चेयरमैन बने हैं। टीजी सीताराम एआईसीटीई के। जे चंद्रशेखर अय्यर सेंट्रल वाटर कमीशन। सुब्रकांत पांडा फिक्की के। फिक्की क्या है? जो व्यापार जगत के एक बॉडी है, सर जितने भी व्यापारी है, इंडस्ट्रीज हैं, सारों की मिलकर एक कॉन्फ्रेंस होती है, सारों का एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं फिक्की। बस देखो जितने भी बिजनेसमैन है ना, जैसे अडानी है, अंबानी है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, जितनी भी सरकारी और प्राइवेट कंपनी है, वो मिलके उनकी एक मीटिंग होती है साल में। और सारी जो मीटिंग वगैरह होती है, उनके जो क्या क्या करना है, कैसे, वो फिक्की डिसाइड करता है। फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिया ओरिजिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक। तो किसकी बात हो रही है? तो कौन बनी है? द राइट आंसर इज आपका सुष्मिता शुक्ला। तो क्या है? सुष्मिता शुक्ला, ये बनी है। और बच्चों ध्यान रखना, एक्चुअली जो ये बात है ना, ये फेडरल रिजर्व बैंक। अब देखो, भारत सरकार का जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है ना, उसका नाम है FRB, फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है ना, ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत का रिजर्व बैंक हो गया, मुंबई में हेडक्वार्टर है, शक्तिकांता दास इसके कौन है, गवर्नर है। ऐसे ही ये कौन है, फेडरल रिजर्व बैंक, और इसकी उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनी है सुष्मिता शुक्ला। और तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, जेरोम पावेल। जेरोम पावेल कौन है इसके कौन है, इसके अध्यक्ष है। चलिए, ये भाई इंटरव्यू बैचेज चले हुए हैं आपका, जो भी आपका, जैसे आपका अभी यूपी सैनिक का इंटरव्यू चला, आगे RMS का इंटरव्यू आएगा। तो जो बच्चा RMS यूपी सैनिक इनके लिए, जिसके भी लिए है, तो वो इन इंटरव्यू बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, आर्मी से बिलोंग करते हैं, इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है। एज पर टाइम मैगजीन, हु इज द पर्सन ऑफ द ईयर 2022, तो टाइम मैगजीन है। टाइम मैगजीन भी कहाँ की है, USA की है ये भी। तो इसके अकॉर्डिंग पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, तो पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और ये कहाँ के, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। ठीक है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यूक्रेन लिख रहा हूँ जिसके साथ रशिया का वॉर चला। जो बाइडेन कहाँ के, USA के प्रेसिडेंट। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट। इलोन मस्क किसके फाउंडर, टेस्ला है। और आपका SpaceX, जो टेस्ला है इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और SpaceX जो फाल्कन रॉकेट बनाती है ना, SpaceX का क्या है, फाल्कन रॉकेट है, ये उसके मालिक हैं। हु हैज वॉन द ताज मिस, जो एक प्रकार से जो उसका क्राउन ऑफ मिस वर्ल्ड 2022। तो मिस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने, जो उसका विनर होता है, उसको किसको मिला हो, तो वो मिला सरगम कौशल। राइट आंसर क्या है, सरगम कौशल। ठीक है, ये जो मीना चोई है ना, ये मिस अर्थ बनी है, मिस अर्थ 2022। ठीक है, ये मिस वर्ल्ड है, ये मिस अर्थ है। और ध्यान रखना, मिसिज लिखा है भाई, ये मिसिज है, ये मिस है। मिस का मतलब क्या, बिलो 18 एज। देखो मिसिज तो मतलब हो गया कि भाई मैरिड है, मिस का मतलब बिलो 18। और इनका ये कहाँ के है, साउथ कोरिया। ठीक, चलें। वर्ल्ड टेनिस चैंपियन फॉर 2022 इन वुमेन कैटेगरी, तो कौन बने हैं वुमेन कैटेगरी में, तो राइट आंसर है ईगा स्वातिक। और इनका ये कहाँ के, ये भी जाना ना, पोलैंड, जहाँ की करेंसी है जलोटी। वॉर्शा क्या है यहाँ की कैपिटल। अगर मैं बात करूँ मैन कैटेगरी में, तो मैन कैटेगरी में बने हैं राफेल नडाल। देखो ये तो वुमेन कैटेगरी में, तो मैन में राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं, नंबर 1 है अभी राफेल नडाल। और ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसको डिक्लेयर करता है। वर्ल्ड बेस्ट वुमेन पैरा बैडमिंटन प्लेयर, तो वर्ल्ड की बेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर वुमेन कैटेगरी में कौन रहे हैं, तो राइट आंसर मनीषा रामदास। मनीषा रामदास। देखो भाई बच्चों, ये आ जाएगा मनीषा रामदास का संबंध किससे है, तो किससे है, बैडमिंटन से। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर बात करें मेल कैटेगरी में कौन रहे हैं, तो डाइकी काजवारा। देखो DAIKI, डाइकी KAJIWARA, डाइकी काजावारा, जो ये रहे मेल कैटेगरी में। पैरा बैडमिंटन की बात हो रही है, पैरा बैडमिंटन। देखो मेन बैडमिंटन की बात नहीं हो रही है, पैरा है, पैरा में दिव्यांग वाला जो होता है। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो मैन में रहे हैं विक्टर, ये तो एक ही, देखो मैन में तो एक ही चल रहे हैं। कौन सा है, विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन, विक्टर VIKTOR, विक्टर एक्सेल्सन, ELSON, विक्टर एक्सेल्सन। कहाँ के हैं ये, डेनमार्क के हैं। ये डेनमार्क के, ये भी याद रखना भाई, डेनमार्क के। तो ये तो मैन की कैटेगरी में नंबर 1 चल रहे हैं। ये रहे हैं पूरा प्लेयर ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द 2022 ईयर जिसको बोलते हैं। और वुमेन की कैटेगरी में अकाने यामागुची, अकाने यामागुची रही हैं। अकाने यामागुची जापान की रही वुमेन कैटेगरी में बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2022। अंडरस्टूड। चलें, 1 दिसंबर इज ऑब्जर्व है, तो 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे। और इस बार की थीम ध्यान रखना, इक्वलाइज। ये है थीम भाई, बड़ी सिंपल है, इक्वलाइज है इस बार की थीम। 2022 की जो थीम है वह है इक्वलाइज। क्लियर। चलें, इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं भाई, इंडियन नेवी डे, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो सबसे आसान मुझे लग रहा है यही है, 4 दिसंबर। और साथ में जरूरी है कि इंडियन नेवी डे हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान, जो देखो भाई जो आपका पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का साथ युद्ध हुआ था, और भारत ने फिर उसको पाकिस्तान पे अटैक किया था।
तो बेसिकली क्या था कि इंडिया की जो नेवी ने है ना वो कराची पोर्ट को कैप्चर कर लिया था। जो इंडियन नेवी है ना कराची पोर्ट को बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद कर दिया था। इसीलिए हम 4 दिसंबर को बनाते हैं हम इंडियन नेवी डे। अंडरस्टूड। चलें, द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी बुक इज रिटन बाय, तो मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी बुक किसने लिखी है? राइट आंसर इज सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। ये वो बुक का नाम मुझे याद है, अनुराधा रॉय जो है ना, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 मिला है। किसके लिए? इंग्लिश नोवेल इन्होंने लिखा है। नोवेल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये को याद रखना भाई, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये आ गया देखो फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए 2022 का किसको मिला है? बद्री नारायण। और कौन सी कलेक्शन ऑफ पोयम क्या है? थुमड़ी के शब्द, ये याद रखना, THUMD, थुमड़ी के शब्द। थुमड़ी के शब्द, इनका जो कलेक्शन ऑफ पोयम है वह थुमड़ी के शब्द, इसके लिए मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 हिंदी लैंग्वेज में। और बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी मिलता है। तो 22 तो हमारे जो 8th शेड्यूल में भाषाएं हैं उनको, जो हमारी 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनको, प्लस 2 और हैं, और वे 2 कौन सी हैं? वन इज राजस्थानी और दूसरी इंग्लिश। तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। पहला जो हिंदी का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। चलें, कमल रंगा नहीं, इसको ये करिए, बद्री नारायण को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। फिर इंग्लिश के लिए किसको मिला? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, दैट इज अनुराधा रॉय। अरुंधति रॉय नहीं, अनुराधा रॉय, दोनों अलग है भाई। अनुराधा रॉय अलग है, अरुंधति रॉय ने तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो जिनको बुकर प्राइज मिला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो आपका जो अनुराधा रॉय है, इन्होंने नोवेल क्या लिखा है? देखो भाई, इनके नोवेल का नाम क्या है? इन्होंने हाँ, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इन्होंने लिखा है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ये नोवेल है, इसको जरा याद कर लो, ठीक है। ये इंग्लिश का नोवेल है जिनको मिला है अनुराधा रॉय को, इसके लिए मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। अब जो बात करते हैं पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? इंग्लिश की बात हो रही है, R.K. नारायण, और नोवेल का नाम था द गाइड। बहुत आता है एग्जाम में, ऑप्शन में तो जरूर मिलेगा ये द गाइड, ठीक है, द गाइड। अंडरस्टूड। और पहला जो मिला था वो माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था हिंदी का, 1955 के आसपास का जो टाइम होगा। रिसेंटली ग्रेट फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, पेले की मृत्यु हो गई। पेले ने अंतिम सांस ली। तो ये कहाँ के प्लेयर थे? किस देश के प्लेयर थे? महान फुटबॉलर थे। तो बात हो रही है किसकी? कहाँ के थे? ये थे ब्राजील के। और आज तक सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप जीता कौन से कंट्री ने? ब्राजील ने। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, पेले का निधन हो गया, तो पेले कहां से थे? ब्राजील से। आज का लास्ट क्वेश्चन और बर्निंग क्वेश्चन, इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में इसका आपको मुझे जवाब देना है। RIMC, JNVST, RMS यूपीएससी, इनकी लाइव क्लास आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।